नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो भारत सरकार ने सिंधु संधि पर रोक लगाने की बात की है, तो क्या ये संभव है कि जल अगर अपने क्षेत्र में ज़्यादा रोक लिया जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा जल बम बन जाएगा जिससे भारत को ही खतरा उत्पन्न हो जाए। BCCL जो सिंधु नदी बेसिन से दूर है, जहां भारत और पाकिस्तान को लेकर झगड़ रहे हैं, यह एक जल बम बनाया जा रहा है या जो भारत की पूर्वी सीमा है उस पर गंभीर खतरा पैदा करने की नासमझी में कोशिश की जा रही है। सिंधु नदी का जो जल बंटवारा है उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ये कह देना कि हमने जैसे नलके को, टैप को बंद कर दिया जाता है, ऐसे हमने जल को बंद कर दिया, क्या ये संभव है? तो भारत और पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोकने पर विचार तो कर ही रहा है, परंतु क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है? जैसे ब्रह्मपुत्र पर चीन ने कई बांध बनाकर भारत को चिंता जो है में डाल दिया है, भारत की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे पानी का प्रवाह जो फ्लो है, वाटर फ्लो है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर पीछे रखा जाए तो या तो स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज नहीं है तो बाढ़ आ सकती है। भारत सियांग नदी पर अपना खुद का बांध बनाने की योजना बना रहा है। अभी बांध बनाने का जो बेसिक काम है वो अभी शुरू नहीं हुआ, जबकि चीन ने कोई नकारात्मक प्रभाव ना होने तक सिंधु नदी के पानी को लेकर जो भारत और पाकिस्तान के बीच जल युद्ध की स्थिति बन गई है, उसके विषय में कोई बात नहीं कही। पाकिस्तान के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो जरदरी ने पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने के लिए कुछ दिनों बाद भारत को धमकी दी है। वैसे बता दूं मैं आपको कि बिलावल भुट्टो जो है वो इंसान है जो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो भुट्टो साहब की बिटिया है, और शिमला समझौते में उनका बहुत बड़ा रोल भी रहा है। और भुट्टो साहब जो है उनको पाकिस्तान ने फांसी पर लटका दिया था। बिलावल भुट्टो इस बात को भूल गए हैं। उनकी माँ बेनज़ीर भुट्टो को गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई थी, ये बात भी शायद वो भूल गए हैं। और उसी पाकिस्तान के विषय में वो जब बात करते हैं तो इन सब बातों को दरकिनार करके बात करते हैं। और जो धमकी दी है, उससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हमारे CR पाटिल साहब ने कहा है कि सरकार पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी ना जाने देने के लिए उपाय कर रही है। पाटिल ने कहा कि केंद्र ने भारतीय नदी के पानी को पाकिस्तान में बहने से रोकने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसको हम ऐसे जानेंगे, कुछ योजनाएं अल्पकालिक होंगी, कुछ मध्यम अवधि के लिए होंगी और कुछ दीर्घकालीन उपायों के रूप में काम करेगी, ताकि पानी को एक बूंद भी पाकिस्तान ना जाए। मेरा निजी तौर पर मत है कि जो पाटिल साहब कह रहे हैं वो उतना धरातल पर सच उतरेगा नहीं। आप दीर्घकालीन की तो बात करें तो साथ बात समझ में आती है कि साल 2 साल बाद भारत को इतना पैसा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर स्टोरेज के लिए बनाना पड़े, और एक बहुत ऊंचाई का बांध, वो तो टेक्निकल आदमी बताएंगे जो सिंचाई विभाग के होंगे,
कितना बड़ा बांध, कितना ऊंचा बांध हमको बनाना पड़ेगा अगर वहां पर हम पानी को ना जाने दें। अभी भी वहां पर 80% पानी पाकिस्तान जाता है, 20% में भी हम 10% से, मतलब आधा 50% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, जबकि पानी का फ्लो बरसात के अंदर बढ़ जाता है और हमें पाकिस्तान में अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। उल्लेखनीय रूप से पाकिस्तान ने कहा है कि भारत द्वारा पाकिस्तान जाने वाले पानी को किसी भी तरह से मोड़ना युद्ध की कार्रवाई होगा। तो क्या संभव होगा पानी को मोड़ना? मुझे नहीं लगता। ये ग्राउंड जीरो पर इसको माना जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान खतरनाक क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की संभावना वास्तविक हो गई है। सिंधु नदी बेसिन से दूर जहां भारत और पाकिस्तान पानी को लेकर भिड़ रहे हैं, वहीं पानी बम बनाया जा रहा है, जो भारत की पूर्वी सीमा पर गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अर्थात अगर हम जल को इधर ही रोक लेंगे तो हमारे जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी की फैलावट हो सकती है। भारत ने सिंधु जल संधि से हाथ खींच लिया है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। नुकसान पहुंचाना तो बिल्कुल उचित है, परंतु क्या हम रोक पाएंगे? चीन ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। वो इसीलिए बना रहा है कि ब्रह्मपुत्र का पानी वो रोक कर दो फायदे ले सकता है। एक तो बिजली बना सकता है, दूसरा वो पानी को बांध कर उसको डायवर्जन दे सकता है। तो चीन भारतीय सीमा के पास तिब्बत में यारलुंग तांगसोको, ये ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। 137 अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाली इस विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना ने जल प्रवाह और क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित प्रभावों को लेकर निचले देश जैसे भारत है, बांग्लादेश है, उसमें चिंता बढ़ा दी है। इस परियोजना का कुल निवेश वैश्विक स्तर पर किसी भी अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना से अधिक है, जिसमें चीन का थ्री गॉर्ज बांध भी शामिल है, जिसे वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। परियोजना के बारे में अटकलें पिछले साल दिसंबर में तेज हो गईं, जब राज्य के स्वामित्ववादी सिंहुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि चीन सरकार ने यारलुंग तासांगपो के निचले इलाकों में एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। सरकार ने परियोजना के आकार या समय सीमा सहित कोई विवरण नहीं बताए। पिछले महीने चीन ने राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि चीन तिब्बत में यारलुंग नदी की निचली पहुंच पर एक बांध का निर्माण करेगा और तिब्बत से हांगकांग क्षेत्र तक एक बिजली परिवेशना योजना शुरू करेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित पर बिलावल भुट्टो ने संघर्ष की चेतावनी दे दी है। ये जो बिलावल साहब टेसुए बहा रहे हैं, मुझे लगता है हमारे राजस्थान में एक विलाप करने वाली, जैसे औरतें स्यापा करती हैं, ऐसे ही बिलावल भुट्टो भी स्यापा करने में लगे हुए हैं। वो अपने देश के कर्णधारों को तो समझाते नहीं और बताते नहीं कि दरअसल बात क्या है। वो ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, जैसे उनके नाना प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे पाकिस्तान के, जैसे उनकी माँ रही। उनको कोई घास नहीं डाल रहा। हाशिए पर बैठे हुए बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उनकी ये जो इच्छा है, मुझे लगता नहीं है कि भारत को अगर नफरत बांटनी है तो ही वो बन सकते हैं। बगैर भारत से दुश्मनी जताए वो
प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि यह न केवल चीन नदी को, चीन के विषय में बात हो रही है, तो चीन को नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, बल्कि उसके विशाल आकार और पैमाने के कारण संभावित शत्रुता के दौरान बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने से सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी पैदा करता है। भारत सियांग नदी पर अपना खुद का बांध भी बना रहा है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना। अब आप देखें इसमें कि जो पाकिस्तान को बिलबिलाहट हो रही है, उसको मन में बेचैनी हो रही है इस योजना को लेकर। तो पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवन्ना मीन ने कहा, अगर चीन यारलुंग नदी पर विशाल बांध बनाता है और इसके पानी को मोड़ता है तो यह सियांग नदी और उसकी सहायक नदियों को सुखा देगा, जिससे नदी के जलीय जीवन और असम, बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी प्रभावित होगी, जो अपने कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर है। दूसरी ओर अगर भविष्य में दोनों देशों के बीच कोई संघर्ष होता है तो यह बांध से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम के निचले इलाकों में अप्रत्याशित बाढ़ आ सकती है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में अरुणाचल पूर्व से भारतीय जनता पार्टी सांसद तापिर गायो ने यारलुंग पर चीन द्वारा बनाए जा रहे बांध को पानी का बम बताया था, जिसे चीन, भारत और अन्य निचले देशों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। गाओ ने कहा कि हमारे पास दो विकल्प हैं, अपनी आवाज़ उठाएं, भले ही शी जिनपिंग हमारी बात ना सुने, या चीनी पानी के बम का मुकाबला करने के लिए एक वैकल्पिक बांध बनाए। चीन केवल बांध ही नहीं बना रहा, वह पानी के बम बना रहा है। इस तरह की हरकत से होने वाली तबाही 2000 में स्पष्ट हो गई थी, जब भारी मात्रा में पानी छोड़ने से आई बाढ़ ने सियांग नदी पर बने लगभग सभी पुलों को बहा दिया था। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में यारलुंग को कहा जाता है, उस समय पासी घाट हवाई अड्डे पर 7 फीट पानी आ गया था और हवाई अड्डा 7 फुट पानी में डूब गया था। गांव ने कहा कि निचले इलाकों में होने वाली आपदाओं को कम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर बांध बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। विशेषज्ञों ने मुझे बताया कि बांध में 25 मीटर का बफर स्तर हो सकता है और 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो अचानक छोड़े गए पानी के दौरान पर्याप्त पानी को बनाए रखने और आपदा को टालने में सक्षम है। मतलब वहाँ पर स्टोरेज इतनी हो सके, भंडारण पानी का इतना हो सके। प्रस्तावित बांध के बारे में सार्वजनिक परामर्श जारी है। चीन ने भारतीय चिंताओं को दूर किया है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जनवरी में चीन ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध से भारत और बांग्लादेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु यह तब हुआ जब नई दिल्ली ने प्रस्तावित परियोजना पर अपना विरोध दर्ज कराया। चीन द्वारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कठोर वैज्ञानिक सत्यापन से गुजरा है और इससे निचले देशों की परिस्थिति, पर्यावरण, भूविज्ञान और जल संसाधनों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं वो जियाकुन ने एक ब्रीफिंग में बताया कि इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कुछ हद तक निचले इलाकों में आपदा की रोकथाम, शमन और जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया में योगदान देगा। यह बात के बारे में भारत की चिंताओं के बारे में से एक सवाल के जवाब में कहा गया था, जिस पर भारतीय अधिकारियों और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने के बीच वार्ता के दौरान यह चर्चा की गई थी। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग नदी पर एक जल विद्युत परियोजना के बारे में 25 दिसंबर 2025 को सिन्हुआ द्वारा जारी की गई जानकारी देखी है। नदी के पानी पर स्थापित
उपयोगकर्ता अधिकार के साथ एक निचले तटवर्ती राज्य के रूप में हमने लगातार विशेषज्ञ स्तर पर और कूटनीति चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष को उनके क्षेत्र में नदियों पर मेगा परियोजनाओं पर अपने विचार और चिंताएं व्यक्त की थी। नवीनतम रिपोर्ट के बाद इन चिंताओं को दोहराया गया, साथ ही पारदर्शी और निचले देशों के साथ विचार विमर्श की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता जायसवाल साहब ने कहा था कि चीन पक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले राज्यों के हितों को ऊपरी क्षेत्रों में गतिविधियों से नुकसान न पहुंचे। हम अपने हितों की रक्षा और निगरानी करना और आवश्यक उपाय करना जारी रखेंगे। जब चीन ने भारत को दिया बांध का डर, मतलब ये पहले की बात है, 2016 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी में एक सैन्य शिविर पर आतंकवादी हमले के बाद पीओके में आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक की, तो भारत ने सिंधु जल आयोग की बैठक को स्थगित करने और पाकिस्तान में बहने वाली नदियों के पानी अपने हिस्से का उपयोग करने के तरीकों का पता लगाने का भी फैसला किया। इसके साथ ही भारत ने संकेत दिया कि जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना के निर्माण को पुनर्जीवित कर सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बैठक में कहा था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पुलवामा में तो प्रधानमंत्री जी एक साथ बहे थे और आपकी बात झूठी हो गई थी। तो क्या ये संभव है? आप अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो देखें। क्या इतना पैसा जो आप अडानी और अंबानी को लाखों करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, क्या उसको इधर नहीं लगाया जा सकता था? ये आपकी दूरदर्शिता को भी दर्शाता है। बढ़ चढ़कर बात करना, बड़बोलेपन से बात करना और झूठ बोलना, ये आपकी निजी आदतों में शुमार रहा है और इसके लिए मैं आपकी जमकर भर्त्सना भी करता हूं। जो उन्होंने कहा कि रक्त पानी हिंदुस्तान में कई बार एक साथ बहा है और उसके कारण मात्र आप हैं, क्योंकि आप अड़ियल और रिजिडिटी वाले व्यक्तित्व हैं। आप जिस बात को ठान लेते हैं उसको करते जरूर है, ये सोचे बगैर कि इसका नुकसान भारत को हो सकता है, क्योंकि आप अनपढ़ निपट गवार व्यक्तित्व हैं, ये मेरा मानना है। जहां पाकिस्तान को उरी सैन्य शिविर पर आतंकवादी हमले के लिए भुगतान करने के लिए डिजाइन किए गए निर्णय लिए गए थे, कुछ दिनों बाद चीन ने घोषणा की कि उसने तिब्बत में अपनी एक जल विद्युत परियोजना पर काम को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी को रोक दिया। कई लोगों ने संदेह किया इस पर, और जो आतंकवादी जो हमला हुआ उसमें जो कारण है, उसमें उद्यम और बड़ी बड़ी कंपनियां लचीले कार्यस्थलों की ओर बढ़ रही है। आज इस पर कई बातें जो हैं अब देखी जा रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो आपको आगे बढ़कर इस प्रकार का वक्तव्य देना कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो श्रीमान आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने देश के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, जो खरबोंपति अरबोंपति हैं, अगर उनके चरणों में आप लौटते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। और आपने हमारे देश का जो टैक्स का पैसा है अपने यारों पर अय्याशी के लिए लुटा दिया, क्योंकि आपको 8,500 करोड़ का विमान चाहिए, 20-20 करोड़ की आपको गाड़ियां चाहिए। ये बात आप उस समय भूल जाते हैं जब आप भड़के मारते हैं। तो आप जैसा झुटेला आदमी, झूठा आदमी पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। आप बातें तो बढ़ चढ़ कर करते हैं परंतु काम उसमें जीरो निकलता है। तो ये आपको ताकीद की जाती है। इस प्रकार का बढ़ चढ़ कर बोलना और अपने देश के लोगों को त्रासदी में धकेल देना, ये बहुत नुकसानदायक सिद्ध होता है। जैसे आपने जब पहलगाम में हुआ 2000 वहां पर लोग थे और आप
अपनी सैर करने के लिए जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हर हफ्ते तो आपको बाहर जाना होता है सैर करने के लिए, हिंदुस्तान का पैसा खर्च करने के लिए। और आपने पीछे ये नहीं देखा, जब पहलगाम घाटी खोली गई है, टूरिस्ट को बढ़ावा दिया गया है, तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ये कोई विदेशी नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी आपको ही करना पड़ेगा। और आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा ये 26 लाशें हमारी झोली में डाल दी गई और हमें ये संभालना पड़ रहा है। तो आपको बिल्कुल चेतावनी के साथ बात कह रहा हूं मैं, आप अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें। खाली कोरी कोरी बातें करने से, ऐसी बहकी बहकी बातें करने से देश की तरक्की होने वाली नहीं है। और आप गुजरात के जो कांड होते हैं उनको तो आप रोक नहीं पाते। वहाँ पर तो टोल नाके नकली बन जाते हैं, अदालतें नकली बन जाती हैं, डॉक्टर नकली बन जाते हैं, वकील नकली बन जाते हैं, अदालतें नकली बन जाती हैं। वहाँ तो आप रोक नहीं पाते। 2000 से आप काबिज हो, 12-13 साल आपने वहाँ राज कर लिया, 10-11 साल आपने केंद्रीय सरकार में राज कर लिया, आपको शर्म भी नहीं आती इन सब बातों को करते हुए। तो मेरा मानना यह है कि 2002 के नरसंहार का दोषी नरेंद्र मोदी, आपको ये चेतावनी दी जाती है कि अगर आप इस तरह से बढ़ चढ़कर बात करेंगे तो जनता आपसे बड़े ज्वलंत प्रश्न खड़े करने वाली है, जिसका जवाब आपके पास नहीं है। आज इतवार है, आप हर बार मन की बात करते हैं, 121वीं मन की बात कर ली। जनाब, आपने कभी 121 बार मन की बात सुनी है क्या? आप सुनते नहीं हैं, क्योंकि आप निपट उजड गवार चौथी फेल आदमी हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो लोग आपके बारे में इसी तरह से बात करने के लिए मजबूर होंगे। इसी ताकीद के साथ कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो अपनी अय्याशी पर काबू पाएं। आप ये जो आप अय्याशी करते हैं ना, देश के पैसे को आप बिखेर देते हैं, उसका परिणाम हमें क्या मिलता है कि पहलगांव में 26 व्यक्तियों की, जवान नौजवान लोगों की लाशें हमारी गोद में डाल दी जाती हैं। और उसके कसूरवार कौन है, ये साफ स्पष्ट आज सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है। जहां पर 2000 से ज़्यादा आदमी थे, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेंगे और आपसे एक प्रार्थना है कि आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट के जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको हमारी बातें, हमारे विचारों से इत्तेफाक है तो आप लाइक और शेयर भी करें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।